वेल दोस्तों, सो हमें ये लास्ट डिस्कशन में ये देखना है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। मैं एज्यूम करता हूँ, चलो आगे आने वाली डेट जो 15 जुलाई से लेके तो आपका 31 अक्टूबर तक का शेड्यूल कैसे होना चाहिए, अगर हम ये एज्यूम करें कि आपकी एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगी और पोस्टपोन नहीं होगी। वैसे तो आपने ये एज्यूम करके चलना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी और अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इंस्टीट्यूट पूरी ताकत लगा देगी कि नवंबर के बाद वो एग्ज़ाम पोस्टपोन ना करे, नवंबर में ही कंडक्ट करे, क्योंकि बेटा ऑलरेडी एक एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। तो कोशिश तो पूरी रहेगी कि एग्ज़ाम नवंबर में हो, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई, हमारे कंट्रोल के बाहर हुई, तो वो सिचुएशन में थोड़ा बहुत पोस्टपोन एक आधे महीने के लिए हो सकता है, डिपेंड ऑन कि तब एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या रहेगी। चलो दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए अभी तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो 31 अक्टूबर तक की है और ये 31 अक्टूबर तक की एग्ज़ाम तक के आपको आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। हम इसको दो इसमें डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं आपको आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड आपने कैसे पढ़ाई करना चाहिए वो बताऊंगा। आपका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद में आपका ओवरऑल प्लान कैसा होना चाहिए अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिसका पहला अटेम्प्ट नवंबर होगा उनको भी यही मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ग्रुप के लिए अपीयर्ड हो जाओ बेटा, पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ यस जितना भी टाइम है हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन तो करेंगे ना। अब बेटा यहाँ पे ये जो पढ़ाई करते वक्त यहाँ स्पेशली सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। तो आपका जो इंडेक्स दिया है और मैंने चैप्टर्स दिए हैं, तो बेटा मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 और 3 का और ये जो चैप्टर इंडेक्स है वो ओपन करके रखना। अगर आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिली होगी तो फिर यहाँ पे ये वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जब भी फिजिकल नोट्स मिल जाएगी तब ये आपने चैप्टर इंडेक्स देख लेना और ये डिस्कशन देख लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप चैप्टर इंडेक्स में आते हो तो मैंने कैटेगराइजेशन किया है। मैंने अभी जहाँ तक है हमारी जो ICAI का यहाँ वेटेज ऑफ मार्क्स है फॉर योर अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट, वो मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद मैंने उसको कैटेगराइज किया। अब मैंने इसमें 4 कैटेगरीज किए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। इस बात का ये बात क्लियरली समझ लो, कैटेगरी 2 की बात अगर मैं कर रहा हूँ या कैटेगरी 3 की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो लेस इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। मैंने चैप्टर बाइफरगेट किए हैं, उसको वो कैटेगरी में हमारे ICAI के हिसाब से कितना वेटेज ऑफ मार्क्स दिया है वो मैंने यहाँ पे दिया है। जो स्टूडेंट CMA या CS कर रहे हैं वो ज़रूर ये भी देखें वेटेज ऑफ मार्क्स उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली वो जैसा मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ वैसा अपना स्टडी प्लान बनाए। सो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे साथ करने जा रहा हूँ, मुझे आपका ध्यान लगेगा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक काम कीजिएगा, सबसे पहले कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर लेते हैं चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो हम बाद में लेंगे। ये जो है चैप्टर 2 से चार्ज एंड लेवी ऑफ GST, इसको कैटेगरी 1 रखना। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कैटेगरी 1, मेरे साथ आप लिखते जाओ। उसके बाद में रिवर्स चार्ज एंड ECO कैटेगरी 1, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड कंपोजिशन लेवी कैटेगरी 1, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैटेगरी 1 में डालिए। ये क्योंकि इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS और TCS ये कैटेगरी 2 में डालिए। ITC रजिस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा, ITC रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में ITC जो है आप कैटेगरी 1 में डालना, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 2 में डालना। ठीक है, उसके बाद में अगर आप मॉड्यूल 3 के इंडेक्स पे आते हो तो एग्जम्पशन फ्रॉम GST ये कैटेगरी 1 में डालना। नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये कैटेगरी 2 में। IGST कैटेगरी 1 में। रिटर्न, जॉब वर्क, अकाउंट्स एंड ई-वे बिल ये कैटेगरी 2 में। रिटर्न, जॉब वर्क, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड ई-वे बिल कैटेगरी 2 में। असेस और ऑडिट कैटेगरी 4 में लेना। फिर से कह दो, ये जो कैटेगरी 4 है मतलब लेस इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये मार्क्स के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। एडवांस रूलिंग कैटेगरी 3,
डिमांड एंड रिकवरी कैटेगरी 3, लायबिलिटी टू पे सर्टेन टैक्सेस कैटेगरी 2, रिफंड 2, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर 4, ऑफेंस एंड पेनल्टीज 3, अपील एंड रिवीजन 3 एंड मिसलेनियस प्रोविजन 4। ठीक है, आपने कर लिया होगा कैटेगराइजेशन मेरे साथ, आई होप। ठीक है, नहीं किया होगा तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो ये कैटेगराइजेशन जो है आपने करने के बाद, अब बेटा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसा। जैसे कैटेगरी 1 में कितने चैप्टर्स आते हैं, मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स। कैटेगरी 1 में यहां पे मैं 9 चैप्टर्स लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं कैटेगरी 2 में यहां हम चैप्टर्स को देखें तो पेमेंट ऑफ टैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये आपको सेकंड इंडेक्स आपको मॉड्यूल 3 में मिलेगा। कैटेगरी 3 में, मॉड्यूल 3 में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी 3 में 1 2 3 4 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और कैटेगरी 4 में अगर हम देखें तो 1 2 3 और इंट्रोडक्शन, जो हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन मॉड्यूल है वो कैटेगरी, तो 3 चैप्टर्स प्लस इंट्रोडक्शन मॉड्यूल। ठीक है, तो ये टेबल ड्रॉ करने में टाइम दूंगा बाद में, पहले समझ लो। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कैटेगरीज जो है वो लिखी। अब कम ज़्यादा 1 2 चैप्टर इधर उधर हो गए, आपने देख लेना। ये जस्ट मेरा ऑब्जेक्ट समझ लो, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, आपका एक स्टडी प्लान बना के देना आईडीटी का और पूरे यहाँ पे सिलेबस का। तो बेटा यहाँ अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ अगर कैटेगराइजेशन करूँ तो मैंने कैटेगरी 1 2 3 और 4 में कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के वेटेज के हिसाब से जो 9 चैप्टर्स मैंने कैटेगरी 1 में लिए, इसके पे वो कहते हैं कि आपको 45% to 65% के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जीएसटी का वेटेज है 75 मार्क्स, जिसमें 75 में से 70% आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए और 30% जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट का वेटेज ऑफ मार्क्स देखूं तो इसके ऊपर, क्योंकि जो भी पेपर आपके सेट हो गए तो डेफिनेटली जो पेपर सेटर है वो ये देखेगा, तो 45 to 65 मार्क्स जो है उन्होंने जो रखे हैं आपके 9 चैप्टर्स पे रखे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो अगर डिवाइड करूं 70 to 30 में, तो नॉर्मल क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल मतलब कैलकुलेशंस का सब मिला के या ग्रॉस कैलकुलेशन का मिला के नॉर्मली, जस्ट मिनट बेटा, ओके, तो वो कैलकुलेशन का मिला के बेटा जहां तक देखा जाए तो ये जो है यहाँ, तो नॉर्मल को बेटा यहाँ पे उन्होंने, अगर मैं फिर से कहता हूँ कि 70 और 30 में मैं डिवाइड कर दूँ तो नॉर्मल को 24 से लेके 33 मार्क्स तक वो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी जनरली 15 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें कवर किया जाएगा। ओके, कि भाई जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो पिछले 6 एग्जाम में, यानी अगर हम देखें 2017 से, तो पहला क्वेश्चन जो है 10 से 15 मार्क का आ जाता है, ग्रॉस कैलकुलेशन जीएसटी लायबिलिटी पे आ जाता है। तो बेटा मैं ये कहूँगा कि, और उसमें सबकी एडजस्टमेंट होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की भी होगी, उसके बाद में सप्लाई का भी एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद में यहाँ पे
जहाँ तक देखा जाए टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऐसा एक कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन 10 से 15 मार्क तक इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये जैसा ये कैटेगरी 1 9 चैप्टर्स हुए, कैटेगरी 2 8 चैप्टर्स जो है जिसपे हमारे इंस्टीट्यूट ने 10 से 30% का वेटेज दिया गया है। मतलब इसको मैं अगर नॉर्मल क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन में डिवाइड करूँ तो बेटा यहाँ पे 5 से 15 मार्क का वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, और या 3 to 7 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 10% को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नॉर्मल और एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। कैटेगरी 3 जिसमें 4 ही चैप्टर्स है, और कैटेगरी 3 जो 4 चैप्टर्स है उस पर भी 10 से 25% का वेटेज दिया गया है, और यहाँ पे नॉर्मल 5 मतलब मिनिमम 5 मार्क का नॉर्मल क्वेश्चन और या मैक्सिमम 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यू जो है बेटा 3 to 6 मार्क्स का इसके ऊपर पूछा जा सकता है। और कैटेगरी 4 3 चैप्टर्स है प्लस हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल जिसमें 5 से 10% का वेटेज दिया गया है, और अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल और एमसीक्यू दिए गए। मैं टेबल ड्रॉ करने टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो। अब बेटा यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्क्स अलोकेशन है, तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि यहाँ पे मेरा सजेशन है, और ये सजेशन फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा। अब आप रिवीजन से जाओगे, मैं एक डेट अज्यूम करता हूँ 15 जुलाई से, 15 जुलाई से आप रिवीजन में जा रहे हो। सर रिवीजन हमने तो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, क्लास के साथ मैं आपने पढ़ लिया होगा, आई होप सो कि आपने क्लास के साथ साथ और क्लास के बाद आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बेटा जो आपने पहली रीडिंग कर ली, वो क्लास के साथ रीडिंग कर ली, ये मैं प्रिज्यूम करके चलता हूँ। अब आपकी रिवीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लास के साथ हो जाती है, और मैंने हर क्लास में आपको कहा कि चार्ट रिवाइज करते रहो, उसके बाद में आप घर पे रिवाइज करते रहो, ये मैं अज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। तो ही बेटा आप दोनों ग्रुप मैनेज कर पाओगे, तो ये सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। अब मैं आपको ये कहूँगा कि इसके बाद आपको अब आईडीटी पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं ये कहूँगा प्रायोरिटी जो 3rd कैटेगरी वाली है, तो आपकी प्रायोरिटी ए होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, आपकी ये प्रायोरिटी ए होनी चाहिए 3rd कैटेगरी वाली। सर आप क्यों कह रहे हो, ये 4 चैप्टर ऐसे कर लो ना यार, ओके, और वो मतलब इसको इतना अच्छे से कर लो जितना मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, ओके, पढ़ाते वक्त इतना अच्छे से कर लो। इसके रेगुलर मॉड्यूल प्लस इसके क्वेश्चन, आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये 4 चैप्टर पे अगर, क्योंकि 2 एग्जाम ऐसी थी जिसमें ये 4 चैप्टर पे 20 मार्क का पूछा गया था, कम ऑन, यानी मैक्सिमम नॉर्मल 13 और एमसीक्यू मिला के ऐसे 20 मार्क्स का पूछ लिया गया था। मिनिमम 5 है, लेकिन बेटा मैं ऑन एन एवरेज ये कहूँ कि जितना भी वो पूछेंगे, अगर ये 4 चैप्टर पे आपको एमसीक्यू मिला के 10 मार्क मिल गए ना, मिनिमम 10 मार्क्स आपका टारगेट रहा ना, प्लस 2 मार्क्स कम ज़्यादा, ओके, तो आपका टारगेट 10 + 2 का टारगेट रहा बेटा, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप ये यहाँ पे डिसाइड ही कर लो, ये आपको प्रण लेना है अभी कि ये मैं जो है 4 चैप्टर्स के मिनिमम 10 मार्क तो लेके रहूँगा, ओके। एडिशनल ओके मैं 2 मार्क ही कह रहा हूँ, एडिशनल तो आप पूरा अच्छे से लिख पाए तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, पर मिनिमम 10 मार्क तो आपको लेना ही लेना है, ये आपका टारगेट अचीव करके चलो। दूसरी बात बेटा, ये जो 4 चैप्टर्स है, मैं अभी जब क्लास पढ़ाता हूँ तो एंडिंग होता है, एंडिंग में हो सकता है कि आपका पूरा ध्यान ना हो, एंडिंग में ऐसा हो सकता है कि आप भी केयरलेस हो जाए, मैंने तो पढ़ाया ठीक ही है, पर आप भी केयरलेस हो जाए, इसलिए पहले ये 4 चैप्टर्स ले लो, अच्छे से कर लो, इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन में भी लेना है, मतलब मंथ में 2 या 3 बार इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन में आपको लेना है 4 चैप्टर्स को, ठीक है। इसके बाद में ओके आपके पहले 9 चैप्टर्स इसको प्रायोरिटी बी में रखो। आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी, तो इसको प्रायोरिटी बी में रखो। अब इसमें 33 मार्क्स का ओके कंपटीशन का प्रॉब्लम पकड़ के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू भी 15 मार्क तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 24 और 10 दिया गया है। इसमें आपका टारगेट मेरे हिसाब से ओके कम से कम यहाँ पे 25 मार्क्स होना चाहिए, 25 मार्क्स
प्लस 5 मार्क्स कम ज़्यादा। ये तो मैं कम ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको सभी अच्छे से सॉल्व करते आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर अगर यहाँ टारगेट आपने जो 25 मार्क्स का भी रखा तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए, दूसरा, अब सी में आप ये चैप्टर जो है, ओके 8 चैप्टर्स, इसमें इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, मेनली पेमेंट, इनवॉइस, ये चैप्टर, ई वे बिल वगैरह, ये चैप्टर्स ये कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है। अब ये कैटेगरी वाइज भी चैप्टर देख लेना, जैसा रिटर्न का इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनवॉइस पे देना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ई वे बिल रिकॉर्ड्स पे क्वेश्चन आता है, पेमेंट पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी डिसाइड करना है कि मैं कौन सा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करूँ। इसमें मेरा टारगेट है 10 मार्क्स, यहाँ पे कम ज़्यादा 1 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से आपको ये टारगेट अचीव करना है। और उसके बाद में बेटा यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो लास्ट कैटेगरी आपको डी कैटेगरी में रखना है, जिसमें आपको हमारे टोटल 25 + 10 35 + 10 45, इसमें 5 मार्क्स और कम ज़्यादा जो है 2 मार्क्स। इतना तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तो बेटा फिर ठीक है, आपको जितना अच्छे से सॉल्व करते आया आप उतना ले सकते हो। तो ये टारगेट आपको अचीव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर इतने कम टाइम पीरियड में हम ये टारगेट कैसे अचीव करो कि भाई जस्ट इसमें हमको इतने मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए, इतने मार्क्स तो मिल ही जाने चाहिए। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, 2 ऑप्शन आपके सामने है। रेफरेंस मटेरियल, अब आपने रिवीजन कैसे, एक तो रेगुलर बुक पढ़ो और उसके क्वेश्चंस पढ़ो। लेकिन मैंने क्वेश्चनर्स ऐसा बनाया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि विशाल सर का क्वेश्चनर लेंदी है, 100 क्वेश्चन एक ही चैप्टर पे, बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने क्वेश्चनर बनाए इसलिए कि आपको दोबारा रेगुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो, इसलिए बनाए हुए हिसाब से। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है, जब आप अब रिवीजन, सेकंड रिवीजन क्लास के बाद की चालू करोगे तो रेगुलर बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप चार्ट, ध्यान से सुनिएगा, चार्ट या अगर आपके पास बूस्टर मटेरियल होगा, हमने फ्री कर दिया था बूस्टर मटेरियल, आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो अच्छी बात। तो यहाँ पे चार्ट्स या बूस्टर मटेरियल प्लस मेरा क्वेश्चन है, मोर देन इनफ। ओके, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चार्ट्स और क्वेश्चनर, ओके, ये इनफ रहेगा। ये तो क्या करना है, ये पढ़ते वक्त फटाफट चार्ट रीड कर लेना, सप्लाई का चार्ट रीड कर लिया और फटाफट क्वेश्चनर्स पे आ गए। उसके बाद में आपने आईटीसी का चार्ट रीड कर लिया, क्वेश्चनर्स में आ गए। तो रेगुलर बुक पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर रेगुलर बुक में जाओ, मैंने क्या पढ़ाया था, तो रेगुलर बुक वहीं रेफर करो जहां मैंने, ओके, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के दिए होंगे। अदरवाइज आप चार्ट्स प्लस मेरा क्वेश्चनर्स, दैट्स इनफ। ओके, क्योंकि अगर आप मेरा क्वेश्चनर्स पढ़ोगे ना बेटा, तो मैंने हर फैसेट कवर कर लिया है। ऐसा कुछ भी एरिया नहीं रखा जो मैंने रेगुलर या मॉड्यूल में कवर किया हो और क्वेश्चनर में नहीं किया हो। तो क्वेश्चनर्स जो है बेटा यहाँ पे मोर देन इनफ। ये रिव्यू, इसके बाद की जब सेकंड रिवीजन करोगे तो उसमें इतना बड़ा क्वेश्चनर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कौन से पढ़ के जाना है, ओके, वो मैं बता दूंगा। या फिर ICAI के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो भी आप पढ़ के गए, वो भी सिलेक्टेड ही कहूँगा मैं, तो वो भी पढ़ के गए तो दैट्स इनफ। लेकिन पहली बार आप मॉड्यूल मत पढ़ो, चार्ट्स और क्वेश्चनर बहुत डिटेल में पढ़ लो, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, आई कि कुछ बात समझ में आपके, यस और नो? ये हुआ। प्लस आपकी आरटीपी, रिसेंट आरटीपी जो रहेगी और मॉक टेस्ट पेपर, इतना रेफरेंस मटेरियल आपका हो जाना चाहिए। यानी आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर जो रिसेंट, मैंने मई तक का तो कवर, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चनर्स में मई तक का तो कवर कर लिया है, पर आपके नवंबर के लिए जो भी आरटीपी वगैरह आएगी तो वो देख लेना, ओके, और वो भी आपके इसमें रखना। उसके बाद में बेटा जहाँ तक देखा जाए, ये जो कैटेगरी 2 वाले 8 चैप्टर्स है, ये कैटेगरी 2 वाले 8 चैप्टर्स भी मैं आपको कहूँगा चार्ट्स प्लस मॉड्यूल वेर एवर रिक्वायर्ड। हाँ, कुछ चैप्टर के लिए हो सकता है मॉड्यूल की जरूरत पड़े, वेर रिक्वायर्ड, ओके, मॉड्यूल वेर एवर रिक्वायर्ड प्लस मेरा क्वेश्चनर्स प्लस आरटीपी
प्लस एमटी मॉक टेस्ट पेपर, इतना रेफरेंस मटेरियल आपको लेना है। हाँ, जो तीसरा वाला पार्ट है जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, कौन से? तो इसमें डिमांड चैप्टर आता है, उसके बाद में पेनल्टीज और ऑफेंसेस आते हैं, अपील और रिवीजन आता है, तो ये एडवांस रूलिंग आता है। तो ये 4 चैप्टर बहुत इजी है, इसके मार्क्स मत छोड़ना। इसके लिए आप मेरा मॉड्यूल यूज कीजिएगा। मैं चार्ट नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने चार्ट दिए भी नहीं है। मॉड्यूल यूज कीजिएगा या बूस्टर रिवीजन कोर्स यूज कीजिएगा। ओके, अगर आपके पास बूस्टर रिवीजन कोर्स होगा तो प्लस मेरा क्वेश्चनर्स, प्लस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पे ये स्पेशल चैप्टर्स पे ICAI के जो एडिशनल क्वेश्चंस है जो मेरे ऑलरेडी क्वेश्चनर में इंक्लूडेड है, आई रिपीट, ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर में इंक्लूडेड है बेटा। तो ICAI के जो यहां पे एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ओके, उसके वीडियो देखना। तो ICAI के एडिशनल क्वेश्चंस जो हो गए, उसके वीडियो जरूर देख लेना। वो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर्स में है, पर उसकी वीडियो सीरीज आपने देखना, आपको बहुत काम में आएगी। प्लस आपके रिसेंट RTP, वो तो डिफॉल्ट है, और रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर में कुछ नया होगा तो वो आपको देख लेना। जब आप ये ICAI की एडिशनल क्वेश्चन सीरीज करोगे ना बेटा, तो एक आपका पढ़ने का एटीट्यूड, मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ कहूँगा कि रिप्रोड्यूस कैसे करना, उसका एटीट्यूड जो रहेगा वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पढ़ना कैसे, कैसे रिमेंबर करना है। ओके, ये जरूर देखो आप, ये बहुत काम आएगा कि आपको आंसर्स देखना है, आंसर्स देखने के बाद ओके वो पॉइंट्स कैसे लिखना है, मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वी स्मार्ट का चैनल, और वी स्मार्ट के चैनल पे ये पूरी आपको सीरीज मिल जाएगी, और आप जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट इसमें मैं तो कहूँगा डायरेक्ट क्वेश्चनर्स भी आपने कर लिए। ओके, मेरे क्वेश्चनर्स रेगुलर बुक नहीं भी पढ़ा, प्लस RTP प्लस MTP इतना भी आपने रिवीजन में ले लिया, तो दैट्स इनफ। तो ये आपके रेफरेंस मटेरियल हो गए। चलो, ये टेबल जो है लिखना है तो आप लिख लो, या इसका फोटो निकाल लेना, बाद में आराम से लिख लेना, या फिर पॉज करके लिख लो, पर जिस भी तरह से है। ओके, तो जो ये पेन ड्राइव मोड में जिन्होंने क्लास लिया होगा बेटा, तो ये लेक्चर यूट्यूब में भी अवेलेबल है, या आपको ओपन दिया होगा, तो यहाँ पे ये लेक्चर्स जो है पॉज करके आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये टेबल रहा आपके सामने। ठीक है, तो ये आपका GST का स्टडी प्लान रहेगा, जो मैंने मार्क्स के हिसाब से लिया है, प्रायोरिटीज़ भी दी है, आपके टारगेट्स भी लिए हैं। और दोस्तों, जहाँ तक है, अब रिवीजन करते वक्त, मतलब क्लास के साथ जो रेगुलर मटेरियल यूज़ कर लिया वो कर लिया, अब आप क्लास के बाद जब रिवीजन चालू करोगे तो रिवीजन करते वक्त आपको किस तरह से इसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं लूँगा कस्टम्स का। जैसे मेरा टारगेट है कि GST में 75 मार्क्स में से अगर मैं मिनिमम भी पकड़ लूँ तो 25 प्लस 10, 35 प्लस 10, 45 प्लस 5, 50, ये मिनिमम पकड़ रहा हो कि 75 में से आपको ये 50 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए। अब आएंगे हम कस्टम्स में। ओके, कस्टम का मॉड्यूल ओपन करो बेटा। पहले मैं बता दूं कस्टम्स में हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे। तो कस्टम का मॉड्यूल आपके सामने होगा, तो पहले कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं, और वही टेबल जैसे मैंने आपको GST के लिए बताया, ऐसे ही टेबल हम कस्टम्स के लिए भी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ ये जो है
खुला, पहला चैप्टर कैटेगरी 1 में लेना, पहला चैप्टर कैटेगरी 1 में लेना। दूसरा चैप्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, जो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हार्ड जाए, लेकिन ये प्रायोरिटीज नहीं दे रहा हो, ये कैटेगरीज दे रहा हो, तो इसको कैटेगरी 2 में लेना बेटा। फिर तीसरा चैप्टर 1 में, कस्टम टैरिफ एक्ट कैटेगरी 1 में, वैल्यूएशन कैटेगरी 1 में, कंसेशन अंडर कस्टम्स जैसे पिल्फरेज वगैरह कैटेगरी 1 में, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर 2 में, स्टोर्स भी कैटेगरी 2 में, ड्रॉबैक कैटेगरी 2 में, बैगेज कैटेगरी 2 में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1 में लेना, ऑडिट कैटेगरी 2 में लो, और रिफंड भी कैटेगरी 2 में ले लो। फिर नीचे एफटीपी लिख लो बेटा, एफटीपी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कैटेगरी 2 में, और अदर्स कैटेगरी, मतलब अदर प्रोविजंस अंडर एफटीपी ओके कैटेगरी 3 में। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम मतलब वो 4-5 स्कीम्स, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री एंटाइटलमेंट स्कीम, ईपीसीजी स्कीम। तो ये स्कीम जो है एमएसएमई, यहाँ पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट स्कीम्स, तो ये जो है ये स्कीम्स जो है आपको बार बार पढ़ना है। ये स्कीम्स में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले या डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसके मार्क्स नहीं छोड़ना है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी 1 में कितने चैप्टर्स है, तो 1 2 3 4 5 ओके 5 चैप्टर्स कैटेगरी 1 में आते हैं। हम चैप्टर्स लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो कैटेगरी 1 में 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 चैप्टर्स आते हैं। और कैटेगरी 3 में तो बस वो एफटीपी का ही पोर्शन आता है, एफटीपी, हाँ 8 चैप्टर प्लस एफटीपी का एफटीपी स्कीम, ठीक है। और कैटेगरी 3 में एफटीपी के रिमेनिंग टॉपिक। तो अब हमारे आईसीएआई के हिसाब से ये जो कैटेगरी 1 वाले चैप्टर्स है उसको 25 मार्क्स में से, पूरे जीएसटी में सॉरी कस्टम्स और एफटीपी को 25% का वेटेज है, मतलब 25 मार्क्स दिए हैं। इसमें से 40 to 65% जो कैटेगरी 1 के 5 चैप्टर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैटेगरी 1 के जो 5 चैप्टर्स है, मतलब क्या, नॉर्मल और एमसीक्यू में इसको डिवाइड करूं तो मिनिमम 7 मार्क के लिए, मैक्सिमम 11 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा आपको ये कहना है कि इसमें आपका मिनिमम 8 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, ±2 ओके। मतलब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सॉरी योर प्रायोरिटीज, और फिर टारगेट लेते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये ए होनी चाहिए पहले चैप्टर्स, फिर ये प्रायोरिटी बी, और ये प्रायोरिटी सी में होना चाहिए। अब ये जो 5 चैप्टर्स है बेटा, इसमें वैल्यूएशन है, और रिलेटेड टू वैल्यूएशन कनेक्टेड कस्टम टैरिफ एक्ट का रेट होना कैसे लेना, एसरी 37 कैसे कैलकुलेट करना, रिलेटेड कनेक्टेड चैप्टर्स इसमें कवर किया गया है। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो आप वैल्यूएशन और वो रिलेटेड चैप्टर्स अब कर लो तो आपका टारगेट मिनिमम इसमें 8 ±2 ये होना ही होना चाहिए। आई रिपीट, मिनिमम 8 और ±2 ये टारगेट होना चाहिए कि इतने मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी बी में मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 9 मार्क्स का आ सकता है, और 2 to 3। तो मैं इसमें कहूँगा कि मिनिमम आपको यहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए वो 3 मार्क्स का ±1,
±1। और लास्ट ये कैटेगरी एफटीपी में अगर आपको एक भी मिल जाए तो दैट्स इनफ, एक भी मिल जाए तो दैट्स इनफ। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट एफटीपी की प्रमोशन स्कीम्स अच्छे से पढ़ लेना, रिमेनिंग जितना आप याद रख सकते हो पढ़ सकते हो। ओके, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 मार्क में रख रहा हूँ, लेकिन एफटीपी की स्कीम्स आपने पढ़ लेना। तो ऐसे केस में बेटा, हाँ, अब ये जो कैटेगरी 2 में इसमें चैप्टर ड्रॉबैक में से क्वेश्चन फंस सकता है, एफटीपी की स्कीम में से क्वेश्चन फंस सकता है, बैगेज जो है बैगेज में से क्वेश्चन फंस यहाँ पे फंस सकता है। तो ये चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ाते वक्त मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपका अगर माइंड को आप ये कमांड दोगे ना अभी कि भाई मुझे इतने लेना ही मार्क्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी पढ़ाई उस तरह से डिसाइड होगी। आपके टारगेट 100 हो गए तो 80 मिलेंगे, आपके टारगेट अगर 60 रहे तो 40 हाथ में आएंगे बेटा। तो इसलिए आपने माइंड को हर बार ये कमांड देना ही है कि इतने मार्क्स लेना है। फिर दूसरा एक सवाल आ जाता है सामने कि भाई इतने मार्क्स अगर हमें लेना है तो मैं मटेरियल कैसे कवर करूं, कि क्या रेगुलर मॉड्यूल वो तो बहुत बड़ा दिखता है यार, क्या करूं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसमें ये जो चैप्टर से बेटा मेरा चार्ज जो है मोर देन इनफ है। और मैंने क्या किया है, रिवीजन बाइट्स भी डाले हैं। तो कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स फटाफट देख लेना, चार्ट देख लेना, चार्ट्स प्लस आप क्वेश्चनर्स कर लो ना बेटा मेरा, तो दैट्स इनफ। और आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस आरटीपी प्लस मॉक टेस्ट पेपर, ओके, ये रेफरेंस मटेरियल रहेगा। रेगुलर बुक तो खोलो भी मत, चार्ट्स क्वेश्चनर्स ले लो। रेगुलर बुक थोड़ा कैसा है, लिंक लगाने के लिए इट्स ओके, लेकिन आपने अगर मेरे साथ चार्ट्स बनाओगे तो आपको रेगुलर बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चार्ट्स हो गया, क्वेश्चनर हो गया, और मैंने कि कस्टम्स के रिवीजन बाइट्स डाले हैं, कभी टाइम मिले तो वो भी पढ़ना बेटा। तो यहाँ पे चार्ट्स हो गया, क्वेश्चनर्स हो गया, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो है, ओके, यहाँ इनके लिए ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये मटेरियल उनको रिसेंट आरटीपी, बाकी तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। आपको नवंबर के हिसाब से जो रिसेंट आरटीपी आएगी या मॉक टेस्ट पेपर आएंगे वो, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मॉड्यूल या मेरा बूस्टर रेफर कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ओके नेक्स्ट इसके लिए चार्ट या बूस्टर अगर आपके पास उसकी कॉपी होगी तो, प्लस मेरा क्वेश्चनर, दैट्स इनफ। ओके, क्वेश्चनर्स, ओके, प्लस आरटीपी प्लस एमटीपी, और लास्ट हमारा जो मॉड्यूल में दिया होगा फटाफट उतना पढ़ लेना, दैट्स इनफ। तो यहाँ पे मॉड्यूल रेफर करने की जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं करो, फिर से दोबारा मॉड्यूल रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रेफरेंस मटेरियल होगा बेटा। चलो ये फटाफट इसका फोटो निकाल लो, ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, बाद में लिखते बैठना फटाफट अभी। चलो, तो इस तरह से आपका कस्टम्स का प्लानिंग रहेगा। इसमें से वैल्यूएशन के प्रॉब्लम, ड्रॉबैक के प्रॉब्लम और बैगेज के प्रॉब्लम लिखना है तो लिख लेना। वैल्यूएशन के प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक के प्रॉब्लम्स और बैगेज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखना है, पूरे नहीं तो भी 50% तो भी आपने सॉल्व करके देखना चाहिए नोट्स के साथ। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो ये था बेटा जीएसटी आपको कैसे पढ़ना है, कस्टम्स आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हम आएंगे कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल, थोड़ा आपका टाइम टेबल देखो बेटा। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, पर ये जस्ट मेरा सजेशन रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर हम डेट लेके चलते हैं 15 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यहाँ पे 125 डेज है। और इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ बेटा, तो आवर्स दिन की आप अगर 12 घंटा पढ़ाई करो, मैं ये सोच के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे 125 इंटू 12, तो यहाँ पे 1500 आवर्स आपके पास है।
ओके 1500 आवर्स आपके पास है और दिन की 12 घंटे पढ़ाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आई रिपीट, दिन की 12 घंटे पढ़ाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आपका वो डिटर्मिनेशन है, अगर आपको दोनों ग्रुप निकालना है। मैं आपको पहले कह देता हूँ, अगर एक ग्रुप निकालना है तो फिर तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ग्रुप क्यों, आप दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हो। तो मैं ये जो प्लानिंग दे रहा हूँ बेटा, दोनों ग्रुप के हिसाब से दे रहा हूँ। टोटल 8 सब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे बाइफर्गेशन, ये टेबल आपने बाद में इसका पिक ले लेना या फिर ये पॉज करके आपने ड्रॉ कर लेना। लेकिन बेटा मैंने इसको जैसा कि यहाँ जो अरेंजमेंट किया है, तो सबसे पहले समझ लो आपके पास टोटल 125 आवर्स है और टोटल 125 डेज है और यहाँ पे 1500 आवर्स है। तो इसमें आपने प्लानिंग कैसे करना चाहिए। अब एक बात आपको बता दूं, आपने क्लासेस कर ली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है। पहले अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दे दो। आई रिपीट, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दे दो कि आपका एक रीडिंग बहुत अच्छे से हो गया है। इज इट क्लियर। दूसरी बात यहाँ पे, अब रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3, आई रिपीट, ओके, अब आपको 15 जुलाई के बाद 3 रिवीजन करना है। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आपको 3 रिवीजन यहाँ पे करना है और आप कर सकते हो। और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई तो चौथी रिवीजन तो वो तो क्या होगा, सोने पे सुहागा, मतलब यहाँ पे ओके आइसक्रीम पे चेरी आ जाएगी, तो वो बात आगे की बात है। लेकिन अभी हम लेके चलते हैं 8 सब्जेक्ट पे। अगर आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तो आप तीनों रिवीजन कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हो बेटा, तो यहां देखो, मैंने ये लेके चला है कि आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ये दोनों साथ में लेके चलोगे। जैसे लॉ, एसएफएम, ऑडिट, एफआर, आईडीटी और 6D का कोई सब्जेक्ट, ओके 6D नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में कर लिख देता हूं। यहां पे ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो और डीटी कॉस्टिंग, मतलब मैंने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लिया। अब आपकी पहली रिवीजन, मैं इसको रिवीजन ही कहता हूं क्लास होने के बाद, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है क्लास के साथ। तो अब मैं ये कहूंगा कि पहला आप टारगेट दो 15 डेज सभी के लिए। हाँ 15 डेज सभी के लिए। तो आपके अगर आपने यानी ये टोटल 15 डेज अगर आपने दिए तो आपके 60 डेज हो जाते हैं। 60 डेज हो जाते हैं मतलब आपका टारगेट क्या हो जाएगा, लगभग 15 सितंबर तक आपका पहला रीडिंग ओके हो जाना चाहिए। ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, 15 सितंबर तक आपकी रीडिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद में बेटा आवर्स, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आवर्स में भी देख लो। ओके जैसे अप्रोक्सीमेटली 15 × 12, तो मैं यहाँ कहूँगा 180 आवर्स। तो ये जो है मैंने बफर टाइम भी रखा है, क्योंकि आप 15 सितंबर रख रहा हूँ मैं। ओके इसका मतलब क्योंकि अगस्त तो 31 का है, जुलाई 31 का है। ओके तो 2-3 दिन बफर डेज भी रखा हो अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं कहना चाहूँगा 180 आवर्स आपको सभी केस में मिल जाएंगे, सभी केस में 180 आवर्स मिल जाएंगे। और आपको इतने पीरियड में अपना पूरा सब्जेक्ट फटाफट कंप्लीट करना है। सोर्स मटेरियल क्या लेना है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सोर्स मटेरियल यहाँ पे हो सके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके चार्ट, समरी बुक, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पे आप दिमाग डालोगे, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपका जो एटीट्यूड होगा रिप्रोड्यूस करने का, लिखने का, वो बहुत काम में आएगा। ये मंत्र बहुत काम का है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि 180 आवर्स में हमें खत्म करना है। लेकिन मैं क्या कहूँगा बेटा आपको कि अगर कैसा होता है कि अगर आप भाई 15 दिन दिए, आज पूरे दिन भर में हो सकता है कि एसएफएम का एक ही चैप्टर हुआ, ऐसा मत करो। ओके ये एक ही चैप्टर हुआ, हाँ अभी भी 14 दिन बाकी है, फिर कल का प्लान है और कल के प्लान में फिर आप क्या करते हो, उतनी नींद कम कर लेना, या फिर कल के प्लान तो आपके इतने टाइट होते हैं ना कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पढ़ते रहोगा। ओके 15-16 घंटा प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, 12 घंटा आप पढ़ सकते हो इफेक्टिव आवर्स, मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव आवर्स। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि आप ऐसा मत करो आज पूरा एक ही चैप्टर कर लिया एसएफएम का, फिर मूड नहीं लगा, क्योंकि मूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका इंटरेस्ट और फोकस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। अब मैं आपको ये कहूँगा कि अब जैसा 15 दिन का आपने प्लान बना लिया, 15 दिन के प्लान में यहाँ पे लॉ और एसएफएम आप कर रहे हो। ओके 15 सितंबर तक आपकी एक रीडिंग खत्म हो जानी चाहिए और लॉ और एसएफएम आप कर रहे हो। तो बेटा इसमें
टोटल लॉ में और एसएफएम में जितने चैप्टर्स है, जितने भी होंगे, मैं ये कॉलम खाली रख रहा हूं जो आप कंप्लीट करोगे, ये चैप्टर्स गिन लो। जैसे लॉ के समझ लो 25 चैप्टर्स है, एसएफएम के 20 चैप्टर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे टोटल 45 चैप्टर्स हुए। चैप्टर लिख लो और अब प्लान करो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर वाइज प्लानिंग जो है, तो आपका डे का प्लान हो गया, आवर्स हो गए, चैप्टर्स। फिर ये चैप्टर्स देखो, मैं बहुत डीप में जा रहा हूं और बहुत काम आएगा। ये चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर आपके जल्दी हो सकते हैं, कौन से चैप्टर्स को टाइम लगेगा, उसके हिसाब से आवर्स अलोकेशन भी करो। ये आवर्स अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईडीटी के आपका सप्लाई चैप्टर्स को अगर चार्ट ले लिया सामने, तो आपके सप्लाई चैप्टर्स को मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा। सप्लाई चैप्टर को क्वेश्चनर्स पढ़ लो तो 2 घंटा लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड, ये चैप्टर को 2 घंटा लगेगा, ये चैप्टर को 3 घंटा लगेगा। ओके, रिवर चार्ज को अगर क्वेश्चनर्स के साथ पढ़ लिए तो 2.5 घंटा लगेगा। ऐसे उसको जितने चैप्टर्स है उसको आवर्स में अलोकेट कर दो। सो दैट क्या रहेगा, ओके, यहाँ पे बेटा कि आपका कंटिन्यूस फोकस रहेगा। नहीं, ये चैप्टर इतने आवर्स में होना चाहिए, ये चैप्टर से इतने आवर्स में होना चाहिए। तो आपके दिमाग में कंटिन्यूस कमांड होती रहेगी, अनसर्टेनिटीज नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट में क्या होता है बेटा, हाँ 15 दिन है ना, आज एक ही हुआ ना, अब 14 दिन में मैं इतने चैप्टर कर लूंगा। फिर दूसरे दिन एक ही चैप्टर होता है, पूरा दिन वेस्ट, अभी 13 दिन बाकी है, 13 दिन में मैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जितना आप ड्रिल करोगे, इन डेप्थ जाओगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपने करना क्या चाहिए। तो मैं आपको ये प्लान देता हूं कि चैप्टर्स में डिवाइड करो। ये ब्लैंक रख रहा हूं आपके लिए। ओके, तो ये फर्स्ट रिवीजन चैप्टर्स, टोटल लॉ और एसएफएम के कितने चैप्टर्स है, ऑडिट और एफआर के कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स को मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से चैप्टर्स पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, कौन से चैप्टर के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो ये आपने थोड़ा डीप में बना लेना। बेटा मैंने ऐसे ही पढ़ाई की थी और मैंने अच्छे स्कोर किए कि डीटी आईडीटी लॉ में। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ठीक थे, 50-60 के बीच में थे, लेकिन मुझे डीटी आईडीटी और लॉ में अबव 70 मार्क्स थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि ये चैप्टर में डिवाइड कर लेना और चैप्टर वाइज उसको आवर्स में देख लेना कि भाई ये होता, हाँ कहीं कम ज़्यादा हो सकता है तो उतना मैनेज कर लेना। लेकिन अब जब आप चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे ना, तो आपको समझेगा कि मैं चार्ट या रिवीजन से इसको कवर कर लेता हूँ, इसके क्वेश्चनर्स देख लेता हूँ, इसका ये देख लेता हूँ। तो इन सिंपल वर्ड, यहाँ पे आपने रिवीजन 1 कंप्लीट करना है, जिसका टारगेट आपका 15 सितंबर होना चाहिए। रिवीजन 2 मेरे हिसाब से आपका 6 डेज का प्लान होना चाहिए। ओके, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट फिर फटाफट रिवीजन 2 जो है आपने 6 डेज के प्लान में हो सकता है, तो आप कर लो। हाँ, डेली अगर आप रिवीजन 1 करते वक्त 1-1.5 घंटा जो पुराना पढ़ा, उसका भी कोई मेन चैप्टर्स आप रिवीजन के लिए ले सकते हो। जैसे आपने पहले लॉ और एसएफएम किया, जब ऑडिट एफआर चालू किया तो ऑडिट एफआर के टाइम लॉ और एसएफएम के कोई जो मेन चैप्टर्स है, ओके, वो मेन चैप्टर्स रिवीजन में रखे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। मतलब आप सब्जेक्ट के टच में रहोगे। जैसे आईडीटी में आप मेरे चार्ट से जाओ, डीटी में आपके पास चार्ट होगा तो फटाफट चार्ट एक बार और लुक कर लेना, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये भी बेटा यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि 6 × 12 यानी आपका प्लानिंग 72 आवर्स के हिसाब से आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए। ओके, तो 72 आवर्स, और इसमें भी आप अगर चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो कि कौन से चैप्टर्स हमें फटाफट कर लेना है। चैप्टर के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी अगर ये कर पाओ तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब अब चैप्टर्स के साथ साथ मेन फोकस होना चाहिए आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, तो बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन 3 जो आपका 4 डेज में होना चाहिए, तो मैं 4 डेज कह रहा हूँ बेटा, तो अगर ये 4 डेज में हो सका तो ये बहुत अच्छा होगा। तो 4 × 12 तो आपका प्लान जो है 48 आवर्स का, और क्या आपके 2-2 सब्जेक्ट के प्लान्स बने तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ये बेटा मेरा सजेशन है कि आप इस तरह से कंप्लीट करो। थोड़ा बहुत इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बेटा बस मैं ये टेबल से इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे 125 डेज और 12 आवर्स इन अ डे, इस तरह से प्लान करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और इतने ड्रिल कर दो टारगेट्स को कि आपको आपका माइंड कहेगा नहीं यार वो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से होगा नहीं। इसमें मैंने 3-4 दिन आपको यहाँ पे बफर में भी रखे हैं। तो बेटा अब ये टाइम है कि दोनों ग्रुप आप मैनेज कर सकते हो। जरूर होगा आपसे, मैं कहता हूँ ना, होगा आपसे बेटा, लेकिन ये डिटर्मिनेशन आपके पास होना चाहिए। और आपने अगर ठान लिया तो जरूर होगा। तो जितना आप ड्रिल करोगे, थोड़ा डर भी लगेगा तो लगने दो डर, लेकिन आपके सामने जो है बेटा, अगर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका होते गया ना,
तो वो कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान देना। जब आप सिलेबस अगर कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बैलेंस स्टडी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात कह दूं, अब ज़रूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पे हर पेपर में अबो 60-70 मार्क्स मिले, लेकिन आप खेलते रहो, बैटिंग करते रहो। ना कभी कोई पेपर अच्छा आ गया तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं आपको कहता हूँ जितने भी रैंकर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने सभी रैंकर स्टूडेंट में उन्होंने देखा कि भाई कोई पेपर खराब किया, कोई पेपर बहुत अच्छा आ गया, उसमें 70-80 मार्क्स कवर कर लिए, कोई पेपर में 40-45 मार्क्स कवर कर लिए, लेकिन वो उन्होंने 8 पेपर्स दिए हैं। ये 8 पेपर्स बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि लड़ते रहना एंड तक। बहुत टेंशन भी आता है हमें, मैं और एक लेक्चर दूंगा कि अब जब आपको टेंशन आता है तो आपने कैसे उसका हैंडल करना चाहिए। अभी तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन आप ये 4-5 मिनट टोटली डिवोट कर दो, आपकी फ्यूचर लाइफ ये बना देगा बेटा। मैं ये कह दूं कि आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगा अगले 50 साल। मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप 75 साल जीने वाले हो मिनिमम, मैक्सिमम तो पता नहीं, लेकिन अगले 50 साल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देगा, एक रिस्पेक्ट भी देगा ये कोर्स। ये 6 महीने की मेहनत से ये 6 महीना फ्यूचर संभाल लेगा बेटा। यहाँ मैं बहुत सी बार रीड करते वक्त मैं देखता हूँ गौतम बुद्धा ये कहते हैं कि अभी का हर मूवमेंट आपका फ्यूचर बनाता है। तो बेटा आपका अभी का हर मूवमेंट ये आपके फ्यूचर को शेप करेगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा बेटा यहाँ पे कि अच्छे से पढ़ो। मेरे तरफ से कंटिन्यूस लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे। लास्ट का ये लेक्चर्स मैंने ये सब कुछ टाइम टेबल बनाने के लिए थोड़ा लेट किया, क्योंकि मैं शिपिंग में, कुरियर में बहुत बिजी था, मेरा प्रैक्टिस में भी बहुत सा वर्क पेंडिंग था, तो पहले उसको कंप्लीट किया बेटा। और ये आपको एक शेड्यूल मुझे बना के देना था, इसलिए ये लेक्चर डालने में मैं लेट हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन बेटा आई होप आप पूरा शेड्यूल समझोगे। और बेटा सीए बनना है और मुझे ज़रूर कॉल करना है सीए बनने के बाद। वैसे मैं बहुत सारे रिवीजन वीडियोस मैंने डाले हैं, आप ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा। मैंने कस्टम्स के रिवीजन बाय चार्ट रिवीजन्स, उसके बाद में मैंने आईसीए का एडिशनल क्वेश्चन सीरीज़ भी मैंने डाली है। हाँ, अमेंडमेंट है, उसका अमेंडमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, नो वरी, क्योंकि आपको पास अभी जो आईसीए के एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा वो मई के हिसाब से, नवंबर के हिसाब से अमेंडमेंट करके मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, नो वरी। आपको सेपरेट अमेंडमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर कर ली। उसके बाद में भी इंस्टीट्यूट की नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स आएगी, उसमें अगर मुझे कुछ लगा कि भाई हाँ ये और अमेंडमेंट्स आपके कवर कर लेना चाहिए अच्छे से, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। स्टे ट्यून विथ vsmartacademy.com के यूट्यूब चैनल पे या www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे। सो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा सब्जेक्ट। इस बार ब्लेंडेड बैच थी, क्योंकि यहाँ स्टूडियो रिकॉर्डिंग मेरे लिए भी नया था और बहुत से स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। थैंक यू फॉर दैट। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो है यहाँ आपका कोऑपरेशन मिला, आपका अच्छा फीडबैक मिला, थैंक यू फॉर दैट। और एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने ये लास्ट लेक्चर सिर्फ ये आपको शेड्यूल देने के लिए थोड़ा लेट किया, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेरे पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन था। सबसे पहले तो शिपमेंट, कुरियर, अभी भी बहुत से स्टूडेंट की शिपमेंट वापस आ रही है, रिटर्न आ रही है, हम कंटिन्यूस उसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं। और मेरे जो एग्जिस्टिंग वर्क थे, आज पुणे में फिर से लॉकडाउन लग गया बेटा 20 दिन के लिए, तो सिचुएशन को आप समझ सकते हो। थैंक यू। मैं लाइव आते रहूँगा, आपसे बातचीत करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।